चलो, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस कितने लोगों को पता है ये बताओ। सिलेबस देखा हो कि नहीं? हाँ, दिखाओ, सिलेबस दिखाओ। तो ये सिलेबस मुझे भेज देना, मैं देखूंगा इसको। ठीक। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जब भी हम एक अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो एक इकोनॉमी में हर तरह के काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो कोई एग्रीकल्चर में व्यस्त है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, या फिर किसी न किसी एक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए। तो जब किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इस आर्थिक एक्टिविटी से ही हम इकोनॉमिक्स की संरचना या फिर डेफिनेशन को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें कई सारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। जैसे हम एडम स्मिथ की बात करें, तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है कि इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। वेल्थ के बारे में हम बात करते हैं कि आप स्टडी वेल्थ के माध्यम से अर्थव्यवस्था को डिफाइन करते हैं। दूसरी तरफ एक और डेफिनेशन की हम बात करेंगे, रॉबिन्स की, ठीक है, रॉबिन्सन की। तो उनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, उसी डेफिनेशन पे हम आज चर्चा करेंगे और उसी से हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। तो रॉबिन्स हमने बात किया, इनका पूरा नाम है लायनोल, LI, लायनल रॉबिन्स। तो इनके अकॉर्डिंग हमने अर्थव्यवस्था को या फिर अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को, ठीक है, कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस, economics is the science which studies the human behavior in relation with the scarce means, ठीक है, scarce means and ends। अब यहाँ पे scarce means की बात हम समझेंगे और ends की भी बात हम समझेंगे, which have alternative uses, ठीक है, alternative uses। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं, और स्टडी में हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की, एक मानव के व्यवहार की। और इस बिहेवियर में हम ये देखेंगे कि ह्यूमन के सामने, एक आदमी के सामने, व्यक्ति के सामने जब स्केयर मीन्स है और उसके वांट्स है, इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। स्केयर मीन्स और वांट्स, इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। और जो इसके आपके ये मीन्स है, ठीक है, इसके कई सारे अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव प्रयोग भी हैं, यूसेज भी हैं। तो इनके बीच में एक व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है, और निर्णय किस बात की, कि अपनी इच्छाओं को पूरा करें। अपने इच्छाओं को पूरा करने के साथ हम किस तरह से इन रिसोर्सेज का सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज करें विदाउट वेस्टिंग। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके ह्यूमन की, मानव की इच्छाएं हैं, और उस इच्छाओं को पूरा करने वाले जो साधन हैं, उन साधन के बीच में एक मानव, एक व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, कैसे अपने डिसीजन लेता है, ताकि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक विज्ञान है, जहाँ पे यह बताता है कि किस तरह से एक व्यक्ति व्यक्ति अपना डिसीजन लेता है, और कौन सा तर्क संगत डिसीजन लेगा। वो डिसीजन किस तरह से होगा, क्योंकि उसकी कुछ इच्छाएं हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है, और पूरा करने के लिए उसके पास साधन है, संसाधन है। तो उन संसाधनों से कैसे अपने आप को वो संतुष्टि करता है, अपने संतुष्टि के स्तर को मैक्सिमाइज करता है। जहां पे हम बात करते हैं कि संसाधनों के विभिन्न प्रयोग हैं, अल्टरनेटिव यूसेज हैं। अब इस डेफिनेशन से कई सारी बातें निकल के आती हैं कि जो संसाधन है, तो संसाधन से पहले हम बात करेंगे वांट्स की, ठीक है। जब ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। वो अनलिमिटेड वांट्स के मतलब, एक इच्छा पूरा होने के बाद उसकी दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है, निकल के आती है, उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप सपोज आपके पास आज साइकिल है, साइकिल आपके पास आ गया, तो फिर आप मोटरसाइकिल की बात करेंगे, मोटरसाइकिल आ जाएगा, तो फिर इसके बाद कार की बात करेंगे। तो ये जो आपकी इच्छाएं हैं, ये अनंत है, असीमित है। इसलिए हमने कहा वांट्स को हमने अनलिमिटेड बोला, असीमित है। मतलब एक पूरा होते ही आपकी दूसरी इच्छा जाहिर हो जाती है। और इसको जो पूरा करने वाले आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, हम यहाँ पे इसको मीन्स की बात करते हैं। मीन्स ये क्या है? स्केयर है। स्केयर मतलब है सीमित, या फिर इसकी कमी है।
अब जब हम कमी की बात करते हैं तो रिसोर्सेज को हम ऐसे नहीं कहते हैं कि ये कम है या फिर इसकी क्वांटिटी कम है, इसको हम कंपेयर करते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है और उसके कंपैरिजन में इसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कितनी है। तो चूंकि हमारे डिमांड अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे उसको पूरा करने के लिए सीमित है, तो इसी में हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर हमने लास्ट वाली स्लाइड की बात करें, यहाँ पे स्क्वायर मीन्स है और अनलिमिटेड वांट्स है। अब जैसे साइकिल की हमने बात की, साइकिल आ गया, अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, मनी, तो पैसा, तो हमारे पास लिमिटेड पैसा है। ठीक है, तो उस लिमिटेड पैसे से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप क्वांटिटी में कोई चीज नहीं ले सकते हैं। हर चीज की एक लिमिटेशन है, उतने में आप कितना आप अफोर्ड करते हैं उसके बाहर आप नहीं जाएंगे। तो हम कहते हैं कि संसाधनों से आप क्या कर सकते हैं, ये जो कमी की हमने बात की, यहाँ पे रिसोर्स की बात की, वो डिमांड के सप्लाई के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि ये डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं और हमें उसको पूरा करने के लिए संसाधन कम है। यानी हम अपने इनकम की बात करें, हम अपने आय की बात करें, तो हम अपने आय से वो अपने सारे इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपकी इच्छाएं रह जाएंगी। तो अब उसी में आपको डिसीजन लेना है कि कौन से हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, पहले उसको हमें पूरा करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वांट्स तो आपके अनलिमिटेड है ही, मीन्स इसको पूरा करने के लिए आपके संसाधन की कमी है, साथ में अल्टरनेटिव यूसेज है इन संसाधनों की। अल्टरनेटिव मतलब विभिन्न प्रयोग की बात करते हैं। जैसे अगर हम एक लैंड की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो सकती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा आप एक स्कूल बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, यानी सेम ही चीज है, सेम ही संसाधन है, लेकिन उसके अलग अलग प्रयोग हैं। तो अलग अलग प्रयोग में आप क्या देखते हैं कि इसका बेस्ट अल्टरनेटिव या फिर हम किस तरह से इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, पूर्ण उपयोग किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पे लास्ट बात आती है चॉइस की। ठीक है, इसमें हमें कोई ना कोई एक चॉइस बनानी पड़ती है कि किस तरह से हम इसके बेस्ट यूटिलाइजेशन की हम बात करें, कहाँ से हम रिसोर्सेज का विदाउट एनी वेस्टेज बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम इसको इस्तेमाल करें, एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो एफिशिएंसी की हम बात अब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का। अगर एक लाइन में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का है मानव के व्यवहार को जानने की एक विज्ञान है, जहाँ पे एक व्यक्ति या फिर एक मानव संसाधनों के उपयोग के लिए किस तरह से डिसीजन लेता है ताकि हम असीमित अपनी इच्छाओं को सीमित संसाधनों से पूरा कर सके। ठीक है, ये चीज है। अब हम यहाँ पे सीधे चलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी की। ठीक है, तो राइटर का नाम क्या था? तो ये जो हमने बात किया है डेफिनेशन का, ये लायनल रॉबिन्स का है। ठीक है, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ का डेफिनेशन। अब यूटिलिटी एनालिसिस में हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो यूटिलिटी एनालिसिस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन का मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी एक उपभोक्ता है, वो अपने जीवन यापन के लिए कंजम्पशन की एक्टिविटी करता है। ठीक है, कंजम्पशन करेगा, वस्तु सेवाओं का उपभोग करेगा। तो हम यहाँ पे जब कंज्यूमर संतुलन या फिर उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आ गया है। तो पहले हम इसको समझते हैं, उपभोक्ता कौन है, जो वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पे संतुलन यानी इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, जहाँ पे एक उपभोक्ता वस्तु और सेवा का कंजम्पशन से मैक्सिमम लेवल पे अपने संतुष्टि को ले जाए, यानी हाँ, जो उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी उसके बाद उसको कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसको कंजम्पशन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है। तो हम यूटिलिटी एनालिसिस की हम बात करेंगे। तो उपभोक्ता संतुलन, एक उपभोक्ता
संतुलन की अवस्था में कब होता है? जब वस्तु और सेवाओं के कंजम्पशन से वो अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम स्तर पर लेके जाता है। अधिकतम स्तर वही आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, मतलब उससे अब वो न कम करना चाहेगा कंजम्पशन को और ना ही उससे ज्यादा कंजम्पशन करना चाहेगा, क्योंकि वो संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था एक वो अवस्था है जहाँ पे संतुष्टि का जो स्तर है वो मैक्सिमम है। अब ये जो लेवल है, अब हम कैसे पता करेंगे कि एक उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर पे आ गया है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि एक उपभोक्ता अपने संतुलन की अवस्था में आ गया है? यानी वस्तु का कंजम्पशन कर रहा है, उसकी कुछ यूनिट का कंजम्पशन कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 यूनिट का कंजम्पशन करेगा, और उस कंजम्पशन के बाद ये देखेगा कि उसका संतुष्टि का स्तर किस लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के हमारे पास दो अप्रोच हैं। कौन कौन से? एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, हाँ, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। और ऑर्डिनल को हम हिक्सियन यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। हिक्सियन यूटिलिटी एनालिसिस। अब वन बाय वन करके हम कार्डिनल और ऑर्डिनल की बात करेंगे। हाँ, इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि उपभोक्ता का जो संतुष्टि का स्तर है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में उसको मेजर किया जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करने का मतलब, यहाँ पे अब हम सबसे, यहाँ पे हमने यूटिलिटी की बात कर ली, अब यूटिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। उपयोगिता बताओ क्या होती है? यूटिलिटी, किसी चीज को कंज्यूम, हाँ, यूटिलिटी सर विलिंगनेस टू स्पेंड। यूटिलिटी का मतलब होता है कि हर एक वस्तु की कोई ना कोई एक उपयोगिता होती है, और उस उपयोगिता को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उस वस्तु की एक कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी होती है। यानी एबिलिटी को हम कह लें, या फिर उसके कंज्यूमर और यूटिलिटी में अंतर क्या है? क्या चीज? कंज्यूमर जो वो कर यूज करता है, यूज यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है। कंज्यूमर तो उपभोक्ता हो गया ना, जो वस्तु को कंज्यूम कर रहा है। यूज कर रहा है। और उपयोगिता क्या है? उस वस्तु की नीड या फिर वांट सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग पावर को कहते हैं, या फिर उसके एबिलिटी को कहते हैं। जैसे आप कोई भी वस्तु कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है ना। अगर बेनिफिट नहीं है तो फिर उस वस्तु की कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि किसी वस्तु की नीड या फिर वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, या फिर उसकी एबिलिटी क्या है, या फिर उसकी योग्यता क्या है। आपके जो आपकी जरूरतें हैं उसको संतुष्टि करने का उसके पास क्या योग्यता है, वो कौन सा पावर है, वो कौन सी शक्ति है। तो हम इसी शक्ति को, इसी पावर को, या फिर कैपेसिटी को भी आप कह सकते हैं, आप कोई भी वर्ड यूज करिए, यानी कुछ ना कुछ उस वस्तु के अंदर है। वो क्या चीज है? वो उसकी एबिलिटी है, या फिर उसकी कैपेसिटी है, या फिर उसका वो पावर है जो आपके नीड को, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का योग्यता रखता है, एबिलिटी रखता है। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप भूख लगती है, खाना खाते हैं, तो खाने में क्या है? आपको भूख के सेटिस्फाई करने, संतुष्ट करने की वो शक्ति है, तभी आप खाना खाते हैं। ठीक है, तो भोजन में वो आपके आवश्यकताओं को पूरा करने का क्या है? शक्ति है, वो पावर है, या फिर एबिलिटी है। आप ईट पत्थर तो नहीं खाएंगे ना। तो भूख लगी है तो वांट सेटिस्फाइंग पावर किसके पास है? आपके उस वस्तु के पास है, आपके भोजन के पास है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हर वस्तु की अपनी अलग अलग उपयोगिता है, यूटिलिटी है।
तो भूख लगी है तो आप खाना खाएंगे, ईंट पत्थर नहीं खाएंगे। ईंट पत्थर की यूटिलिटी अलग है, तो उसका कंजम्पशन आप घर बनाने के लिए उसका यूज या फिर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से जितने भी आपके वस्तु हैं या फिर सेवाएं हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपकी यूटिलिटी इन द सेंस कि उसके आपके जरूरतों को पूरा करने का एक क्षमता है, और उस जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को ही उस वस्तु की हम यूटिलिटी कहते हैं। अब समझ में आया यूटिलिटी क्या है? तो ये है आपके उपयोगिता। अब इस उपयोगिता को हम इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो आप कैसे मेजरमेंट करते हैं? इसको मेजर करने का एक पैमाना है जिसको आप यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, यूटिल्स कहते हैं, हिंदी में आप इसको यूटिल्स कहेंगे। तो जैसे आप कोई भी लेंथ का मेजरमेंट किस चीज में करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, या फिर फीट में। और वजन का केजी में या फिर ग्राम में। अगर आपको हाइट मेजर करना है तो यही लेंथ वाले में आ जाएगा। टेम्परेचर मेजर करना है तो सेल्सियस या फॉरेनहाइट में आप, मतलब ये सारी चीजों का मेजरमेंट यूनिट है ना कुछ ना कुछ। तो हम यहाँ भी तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि हम जो वस्तु है उसकी एक आपकी नीड या फिर वांट को सेटिस्फाई करने की एक क्षमता है, एक एबिलिटी है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई या संतुष्ट हो रहे हैं वस्तु के कंजम्पशन से। तो हमने सेटिस्फेक्शन कितना अर्जित किया, हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हम कितना संतुष्ट हुए, कैसे मेजर करेंगे? तो इसको जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये कहता है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, और उसका मेजरमेंट यूनिट है कौन सा? यूटिल्स। और साथ में ही ये आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इसको नंबर के टर्म में मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 8 9 10 ऐसे नंबर में आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो यानी अगर आपने एक आइसक्रीम खाया तो एक आइसक्रीम खाने की वजह से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, आप क्या कर सकते हैं, 15 यूटिल या फिर 20 यूटिल इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मुझे एक आइसक्रीम खाने से 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, एक यूनिट। ठीक है, एक यूनिट से आपको 15 यूनिट, दूसरे यूनिट से हो सकता है कि आपको 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो इस तरह से हर यूनिट से कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप उसको नंबर के टर्म में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी उपयोगिता को मेजर करने की यूटिल्स के टर्म्स में। अब यहाँ पे इसके बाद आप डिस्कस करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी की हमने बात कर ली। यूटिलिटी क्या होती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी हिंदी में इसको उपयोगिता कहते हैं। तो जब किसी भी वस्तु या सेवा का कंजम्पशन किया जाता है, किसी भी कमोडिटी का जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, जैसे आपको प्यास लगा है, पानी पिएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अब इस प्यास को आप पानी से क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो इट मीन्स कि इसकी एक उपयोगिता है। और इसी उपयोगिता को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी वस्तु की आपके आवश्यकताओं की या जरूरतों को पूरा करने की जो क्षमता है या फिर जो शक्ति है, वही उस वस्तु की उपयोगिता है या फिर यूटिलिटी है। तो यानी अगर किसी वस्तु से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी उपयोगिता नहीं है। तो जब उपयोगिता नहीं होगी तो फिर उसके लिए आप प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी जब किसी वस्तु की अपनी उपयोगिता है तभी उसके लिए आप कोई वैल्यू देने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, जैसे आपने कोई एक आइसक्रीम खाया तो आइसक्रीम से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो उसकी जो पावर है आपके जरूरतों को पूरा करने की, वही क्षमता या फिर पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो कहलाएगी उस वस्तु की उपयोगिता। अब उपयोगिता में हम, क्योंकि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूटिलिटी एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो यूटिलिटी में हमारे दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, दो अप्रोचेज का हम डिस्कशन कर रहे थे। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आप क्या कहते हैं कि आप अपने संतुष्टि के स्तर को काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं मतलब इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, वो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 नंबर, आप नंबर में इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो नंबर में मेजरमेंट यही आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहता है। तो नंबर में कैसे मेजर करेंगे कि आप किसी वस्तु के कितने यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। यूनिट्स मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हर यूनिट से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उस सेटिस्फेक्शन को क्या करेंगे, आप ऐड करके टोटल सेटिस्फेक्शन निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे हम अगली चीज बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के योग को टोटल यूटिलिटी या फिर उसकी कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमने एक आइसक्रीम लिया और इससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, सपोज कर लो 20। दूसरा हम आइसक्रीम का एक और यूनिट लेते हैं और इससे 16 सेटिस्फेक्शन मिला। अभी हम यहाँ पे यूटिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट इकाई है वो यूटिल्स है। यहाँ पे इसके बाद हम अलग इकाई ले लेते हैं, इससे हमें 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। टोटल को हम ऐड कर देंगे तो 20 10 30 36 10 46 48, यानी टोटल यूटिलिटी हम कितना कहेंगे इसकी? 48 यूटिल्स। यानी किसी वस्तु की कुल इकाइयों के उपभोग से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा हम इसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल यूटिलिटी को टी यू लिखते हैं और इसके बाद यूटिलिटी पहले यूनिट से U1, यूटिलिटी आपके दूसरे यूनिट से U2, यूटिलिटी तीसरे यूनिट से U3, यूटिलिटी आपके nth यूनिट से। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n, यानी n इकाई की टोटल यूटिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी इकाई है हर एक इकाई से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे तो कुल उपयोगिता आपकी निकल जाएगी। इसके बाद अगला चीज है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो आपको सेटिस्फेक्शन या फिर संतुष्टि मिलती है उसको आप क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी या फिर किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, हिंदी में सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त। तो हमने 10 इकाई का कंजम्पशन किया, 10 यूनिट का, और 10 यूनिट के कंजम्पशन से हमें 10 यूनिट के कंजम्पशन से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो सेटिस्फेक्शन 50 मिला। इसके बाद हमने 11 यूनिट का कंजम्पशन किया और इसके बाद ये बढ़ के हो गया 55। तो एक अतिरिक्त इकाई का हमने यहाँ पे कंजम्पशन किया, 10 से 11 पे पहुंचे, डिफरेंस कितना आया? 5। तो ये जो 5 है आप इसको ही क्या कहते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो आपका क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी या फिर सीमांत उपयोगिता। तो जब भी सीमांत उपयोगिता की बात करेंगे हम तो केवल एडिशनल की बात करेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई आपने कौन सा लिया, एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन किया, तो उस एडिशनल यूनिट से टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन आया। जैसे ये पहला 50 था टोटल यूटिलिटी, अब ये बढ़ के कितना हो गया? 55, यानी टोटल यूटिलिटी 50 से 55 हुई। तो हम कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन आया एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से। तो टोटल यूटिलिटी में 5 यूटिल्स का बढ़ोतरी हुआ। तो ये जो डिफरेंस है आप इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल यूटिलिटी आप निकाल लीजिए n यूनिट का और टोटल यूटिलिटी n-1 यूनिट का निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth इकाई का। अब यहाँ पे ध्यान देना जो n है ये आपका nth इकाई है या फिर यूनिट है। 10वां हो सकता है, 11वां हो सकता है या 12वां 15वां ये होगा। लेकिन यहाँ पे जो n है ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी जो n है ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम ले तो टोटल यूटिलिटी हम n यूनिट का ले लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज कर लो कि 10 यूनिट का टोटल यूटिलिटी 60 यूटिल्स है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि टोटल यूटिलिटी n-1। तो n हमने कितना लिया है? 10 यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे 10 यूनिट का हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं n-1। तो n कितना है? 10 -1, ये कितना आ जाएगा? 9, यानी 9 यूनिट का हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी लेंगे। तो 10 का हमने लिया 60 और 9 का हम एज्यूम कर लेते हैं कि 54 इसकी यूटिलिटी है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी n-1 9 इकाई की कितनी हो जाएगी? 54। अब यहाँ पे ये जो निकला है mu, अब ये बताओ यहाँ पे n हम कितना रखेंगे? n यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। 10वें यूनिट की यूटिलिटी कितनी है?
60 माइनस 54 6 यूटिलिटी आपकी हुई। मतलब 9 यूनिट का तो 54 था, 10 का टोटल 60 हो गया। यानी जो एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया उससे सेटिस्फेक्शन हमें कितना मिला, 6 यूनिट का। तो ये हम कहते हैं कि आप 9 से 10 पे गए, यानी 10वें यूनिट का यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये 10वें यूनिट का यूटिलिटी कितना हो गया, 6। यही है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हम इसको रीड कैसे करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10th यूनिट Qn-1। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ तक बताओ कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया नहीं आया, तब आगे बढ़ेंगे। टोटल यूटिलिटी, अब यहाँ पे एक चीज और यहीं पे लगे हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे फिर ये टोटल यूटिलिटी को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, हो सकता है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों नहीं हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी तो हर एक एडिशनल इकाई की यूटिलिटी है ना। तो हर एक अतिरिक्त इकाई से, पहले आपने पहला लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, तो हर एक इकाई की हम अगर मार्जिनल यूटिलिटी ले लें और फिर उसको हम ऐड कर दें तो फिर तो टोटल यूटिलिटी ही निकलेगी ना। तो हम इसको कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी आप सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी आप हर एक इकाई की अपनी यूटिलिटी है। तो यानी हर एक इकाई की आप TU n निकाल रहे हैं तो आप ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यूटिलिटी 1 2 3 n। और अगर आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो मार्जिनल यूटिलिटी से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन को देखते हैं। तो पहले एक टेबल इसका देख लेते हैं और फिर टेबल के बाद इसके हम फिगर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम यूनिट्स ले लेते हैं और आइटम हम आइसक्रीम ले लेते हैं। ठीक है, आइसक्रीम के हम यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, इसके यूनिट को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हम इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं, यानी हर एक अतिरिक्त इकाई का जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं उससे आपको कितने सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 16 10 4 0 और यहाँ पर -6 ले लेते हैं। अब यहाँ से टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। तीसरा हम कॉलम ले लेते हैं टोटल यूटिलिटी का, TU। यहाँ पे इतना ही रहेगा, पहला यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे 3 यूनिट कितना 46, यहाँ पे 4 50, यहाँ पे 0, यहाँ पे 54 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन है कि जैसे जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो रही है आपकी टोटल यूटिलिटी घटते दर से बढ़ रही है। ये -6 है ना, वो 50 है। अच्छा ये 50 है ना, ठीक है, मुझे 60 लगा। 44। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हर एक इकाई को ऐड करने के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, यहाँ पे जैसे ही ये 0 हुआ यहाँ पे यूटिलिटी कितनी है 50 होगी, ये 50 है। ठीक है, यहाँ पे 50 था, ये भी 50 रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर हम निगेटिव में चलेगा तो ये आपका 44 हो गया, टोटल यूटिलिटी में आपकी कमी आ गई। अब इसके रिलेशनशिप को हम एक टेबल से, ये ग्राफ से समझते हैं। ये आपका टोटल यूटिलिटी है और यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी से। ये MU को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये टोटल यूटिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब
धनात्मक है, गिर रहा है, निगेटिव रिप्रेजेंट हम दिखाए हैं निगेटिव लाइन से, यानी ये जब तक गिर रहा है तब तक ये आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। यानी जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया, तो जीरो होने के बाद आपका टोटल यूटिलिटी इस टाइम पे क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी आपकी निगेटिव में चली गई, टोटल यूटिलिटी यहाँ से डिक्रीज होना चालू हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, जो यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किया है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ को आप मर्ज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने दो पार्ट में बनाया हुआ है। ये वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से क्यों ड्रॉ किया हूँ? यूनिट मतलब जब आपका कंजम्पशन जीरो है, कंजम्पशन जीरो है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी जीरो है। और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इसको टच करा दिया तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी की, लेकिन जीरो कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी की तो कोई वैल्यू होगी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करें, पहला यूनिट जब हम यहाँ पे कंजम्पशन किए हैं तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको पहले यूनिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यानी पहले यूनिट पे हमें कंजम्पशन कितने का मिला, 20 का, ठीक है। इसके बाद आपका 16 का, और इसके बाद ये कौन सी है, टोटल यूटिलिटी है। तो यानी 20, 36, 46, 50, ये वाली आपकी मैक्सिमम है। और यहाँ पे जाके आपका निगेटिव में जाएगा, यहाँ पे आपका ये नीचे जाएगा -6 पे, और -6 के बाद ये आपका निगेटिव में टोटल यूटिलिटी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप, हम तीन रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, कि जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। जब ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तब ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। और जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जाता है, वहां से टोटल यूटिलिटी आपकी कम होने लगती है, निगेटिव में जाने लगती है, ठीक है। तो निगेटिव में आपका मार्जिनल यूटिलिटी जाएगा। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी जो निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन तो आपका कम हो ही रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इसी को समझते हैं, अगला हम टॉपिक लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो घटता है, और ये नियम कहता है, तो ये नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का आप उपभोग करते हैं, तो हर एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो आपकी संतुष्टि का स्तर है वो गिरता जाता है, कम होने लगता है। तो कम क्यों होता है? यहाँ पे हमने एक आइसक्रीम की इकाई लिया, ठीक है, फिर हमने दूसरी आइसक्रीम का इकाई लिया, फिर हमने यहाँ पे एक तीसरी इकाई का कंजम्पशन किया। जो सेटिस्फेक्शन पहले वाले इकाई से मिलेगा, क्या दूसरे वाले से उतना मिलेगा? क्या तीसरे वाले से उतना मिलेगा? क्या होगा? कम होता जाएगा। तो कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कंजम्पशन के वजह से वो कम होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो यही सीमांत उपयोगिता का, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम कहता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर गिरने लगता है। यही चीज हमने यहाँ एग्जाम्पल में भी दिखाया है। पहले इकाई पे हमने 20 रखा है, दूसरे पे 16, फिर तीसरे पे 10, चौथे पे 4, पांचवे पे 0 और छठे पे फिर माइनस, यानी निगेटिव में चला गया। इसका मतलब है कि अब हमसे, मतलब इसके कंजम्पशन से बिल्कुल भी इसकी उपयोगिता अब नहीं रही। पहले तो बिल्कुल थोड़ी बहुत उपयोगिता थी, कम थी, लेकिन अब इसकी कंप्लीटली वाइप आउट हो गई। तो इस वजह से यहाँ पे सीमांत उपयोगिता के नियम में जब हम डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
तो ये नियम कहता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इसकी उपयोगिता घटती जाएगी। ठीक है, जैसे आपको प्यास लगी है तो पानी के पहला गिलास लीजिए, फिर दूसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, वो पहले जितना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप कोक का बोतल ले रहे हैं, पहला बोतल लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथे से पांचवें से जाते जाते फिर आपका मन भर जाएगा। ठीक है, अभी लगन में भी काफी घूम लिए, हाँ, गोलगप्पा खा रहे हो या फिर गुलाब जामुन खा रहे हो, तो कितना खाओगे? पहले वाले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे वाले से फिर थोड़ा कम, फिर चौथे पांचवे से धीरे धीरे आपकी जो उसकी यूटिलिटी है वो कम होने लगती है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे ये यूटिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, नेचर है, या किस तरह से कंजम्पशन होना चाहिए, वो चीज भी काफी हद तक इस पे फैक्टर हैं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने आइसक्रीम लिया तो आइसक्रीम की पहली इकाई अभी लिया और फिर दूसरी इकाई अपने शाम को लिया, तो क्या जरूरी है कि वो कम होगा सेटिस्फेक्शन शाम में? नहीं। तो यानी जो उपभोग होना चाहिए, जो कंजम्पशन होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब हमने जैसे आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम का पहला इकाई हमने ऐसे सिंपल लिया और फिर दूसरा इकाई हमने उसमें बढ़िया से काजू किशमिश और वो, हाँ, बढ़िया से उसमें क्या चीज, बादाम, काजू किशमिश बादाम बढ़िया से उसको सजा के लिया, तो क्या लगता है कि यूटिलिटी उसके पहले इकाई से कम होगी या फिर ज्यादा होगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और कंजम्पशन की हम बात करें जहां पे आपको प्यास लगी है और पानी एक गिलास की बजाय आप एक चम्मच से पी रहे हैं, फिर दूसरा चम्मच लिया, फिर तीसरा चम्मच लिया, क्या लगता है सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो एक चम्मच से कुछ नहीं हुआ, पहले से सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि दूसरे वाले से बढ़ जाए। तो कई सारी चीजें हैं जहां पे हम बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ मार्जिनलिटी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से ये काम करेगा। तो ये अभी जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, अगर ये चीजें प्रिवेल नहीं करती हैं, ये चीजें नहीं होती हैं, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए ये चीजें कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं assumption, basic assumption for working the law of diminishing marginal utility। तो क्वालिटी में जो हमने बात किया कि काजू किशमिश से बादाम की बात करें तो उसकी क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी आपका चेंज नहीं होना चाहिए। और आपकी क्वालिटी के साथ हम दूसरा चीज हमने बात किया कि एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। पानी जब पी रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? आप एक मेजरमेंट यूनिट, एक गिलास रख सकते हैं, चम्मच नहीं रखेंगे। इसके अलावा कार्डिनल यूटिलिटी में हम इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, जैसे हमने बोला कि आपने सुबह में एक गिलास पानी पिया और फिर शाम को पी रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो ये जितनी भी बातें थी बेसिक जो कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए थी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे एक उपभोक्ता टोटल सेटिस्फेक्शन वहां पे उसका मैक्सिमम हो रहा है, ये जो सिचुएशन है यही इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहीं पे एक उपभोक्ता क्या है? संतुलन की अवस्था में है। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कितना यूनिट उसको कंजम्पशन करना चाहिए कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी पे पहुंच जाए? तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम इसको डिस्कस करते हैं दो तरीके से। ठीक है, दो तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। एक आपका सिंगल गुड्स के केस में, जब आप एक वस्तु का कंजम्पशन कर रहे हैं तब, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे जब दो वस्तु यानी दो वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहे हैं उस केस में। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम में ये देखेंगे कि एक उपभोक्ता जब सिंगल कमोडिटी का उपयोग कर रहा है तब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मैं कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है, ये उपभोक्ता संतुलन समझ गए कि कब होता है? जब वो अपने सेटिस्फेक्शन के स्तर को मैक्सिमम कर लेता है, तो वो हम कहते हैं कि वो अपने मैक्सिमम संतुष्टि के स्तर पे पहुंच गया, वही उसका इक्विलिब्रियम लेवल है या फिर संतुष्टि का स्तर है।
अब ये जो सिचुएशन है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु का, और उस वस्तु के लिए हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु का should be equal to the price paid for that commodity। अगर आप कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसके बदले जो यूटिलिटी मिल रही है तो आप क्या करेंगे, जितनी यूटिलिटी मिल रही है उतने के बराबर आप प्राइस पे करेंगे। तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि एक गुड के केस में एक उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। सिंगल कमोडिटी के केस में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है कब, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, कमोडिटी है, जैसे आइसक्रीम ले लिया फिर चॉकलेट ले लिया, तो उसके लिए जो आपने प्राइस पे किया उतने के बराबर ही अगर आपको जिस लेवल पे या फिर जिस यूनिट पे सेटिस्फेक्शन मिल गया वो सिचुएशन होता है कौन सा, इक्विलिब्रियम लेवल का, संतुलन की अवस्था। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ, आ रहा है ना? जहां नहीं आया बता देना, रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो जब प्राइस पे कर रहे हैं तो उतने का आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हो सकता है कि जब हम कोई कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और एक लेवल के बाद हम जितना पे कर रहे हैं उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और एक टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि जितना हम पे कर रहे हैं उससे कम का सेटिस्फेक्शन मिले होगा। जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं, या फिर ऐसे देखो, आप कपड़े वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि पूछते हैं कितने का लिया, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई कहे कि तुम ठगा गए, तो ठगा गए का क्या मतलब है कि जितना तुमने पे किया उतना सेटिस्फेक्शन तुमको नहीं मिला। और एक कहता है कि देखो मैं लेके आया हूँ, मतलब मैं जितना पे किया हूँ उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन, यानी मुझे जो वैल्यू मिला है वो जितना मैंने पे किया है उससे ज्यादा है। तो तीन सिचुएशन हो सकती है, तो लेकिन हम सिचुएशन सेटिस्फेक्शन पे कब होंगे, जितना हमने प्राइस पे किया और उसके बदले जितना हमने यूटिलिटी गेन किया, वही सिचुएशन है। यानी जब तक हमें जितना हमने पे किया है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तब तक क्या करेंगे, वस्तु का कंजम्पशन हम करेंगे। और जैसे ही हमारा कंजम्पशन करने के बाद जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं उससे कम की यूटिलिटी मिलने लगे तो फिर हम क्या करेंगे, कंजम्पशन वहां पे हम बंद कर देंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम संतुष्टि के स्तर पे पहुंच गए हैं और वही आपका यूनिट क्या है, मैक्सिमम यूनिट है, जहां पे इसके बाद आपको कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, यूनिट का कंजम्पशन बंद करना चाहिए। तो अभी इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो पहले उस टेबल को समझने से पहले अब यहाँ पे कुछ और हम बात करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स। अब यहाँ पे बताओ, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है और यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। कंपेरिजन क्या एप्पल का मैंगो से किया जा सकता है, क्या केजी का कंपैरिजन लीटर से किया जा सकता है, क्या लीटर का कंपैरिजन मीटर से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये तो यूटिलिटी है और ये प्राइस है, ये यूनिट्स में है, ये मॉनेटरी टर्म्स में है, तो कंपैरिजन तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपेरेबल टर्म्स में हम लेके आएंगे, यानी जो यूटिलिटी आपको यूटिल्स के टर्म में मिल रही है उसको हम क्या करेंगे, मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, मनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। कि यूटिल का जो सेटिस्फेक्शन, हमने क्या बोला था कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में काउंट कर सकते हैं, यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, 20 यूटिल्स, 30 यूटिल, 40 यूटिल, मतलब आप इसको क्या कर रहे हैं, यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं हर एक यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे जब आपने इसको यूटिल्स में मेजर किया है तो हम इसको प्राइस के टर्म से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी ये भी बताता है कि आप यूटिल्स में तो मेजर कर ही सकते हैं, साथ में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यूटिल्स को, आप सेटिस्फेक्शन को मॉनेटरी टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, हम ये देख लेंगे कि हमें 1 रुपया में कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर हमने ये पता कर लिया कि 1 रुपया में हमें कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो फिर तो हमें जितना भी यूटिल्स है उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे अगर किसी वस्तु के कंजम्पशन से हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है और 1 रुपये में 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। वहीं 1 रुपये में 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कितना होगा? 20 रुपये हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है उस वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके फिर कंपेयर कर सकते हैं यूटिलिटी को, कि वो आपके जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसके बराबर है कि नहीं है। तो अब इसको एक टेबल से समझते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 रुपये में आप दिखाते हैं कि कितना यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MUM से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब 1 रुपये में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आप कैसे कैलकुलेट किए? टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हमने ये वाला निकाला, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितना था यूटिल्स में, और 1 रुपये में आपको कितनी यूटिलिटी मिली, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1। 1 रुपये में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली यूटिल्स के टर्म में, उससे डिवाइड किया तो ये निकल के आया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स ऑफ मनी निकल गया। अब उसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे तो ये चीज निकल जाएगा। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं एक टेबल से, और हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन को निकालते हैं। पहला उसी एग्जांपल में हम कैलकुलेट करेंगे। आपका यूनिट 1 2 3 4 5 6 होगा। इसके बाद हम यहाँ पे इस वस्तु की प्राइस ले लेते हैं। प्राइस हम, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम के प्राइस हम ले लेते हैं 10 रुपया, 1 10 10 10 और छठवीं यूनिट का भी 10। मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स के टर्म में ले लेते हैं। पहले यूटिल से 20 16 10 4 0 और 6 हमने लिया। मार्जिनल यूटिलिटी हम ले लेते हैं 1 रुपये में। हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 रुपये में मार्जिनल यूटिलिटी आपको 1 रुपये के बराबर मिल रही है, ठीक है। तो MUM हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 रुपये में हम एक यूटिल यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, 1 रुपये में 1 यूटिल। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको मनी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अब ये 20 रुपया हो जाएगा, ये 16 रुपया हो जाएगा, 10 4 0 -6। ये कैलकुलेशन समझ में आया MUM का, मार्जिनल यूटिलिटी मनी का। और इसके बाद हम ये क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस निकालो। आपने यहाँ पे यहाँ पे ये -6 है, ठीक है। छठवें यूनिट से आपको जो सेटिस्फेक्शन, हम क्या कंटिन्यूसली डिक्लाइन दिखा रहे हैं ना, तो ये 0 हुआ और इसके बाद -6 हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालो। प्राइस हमने यहाँ पे पे किया इसके बदले, और इसके बदले जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ये निकल गया। तो डिफरेंस निकालो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 20 - 10, 10 रुपये का। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6, यहाँ पे -10, यहाँ पे -16, ठीक है। यहाँ पे आपका -16 हो गया। आपको कैलकुलेट करना है कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा। तो हम क्या कहते हैं, जब उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब आपने जो प्राइस पे किया उसके बदले उसको उतनी यूटिलिटी मिल रही है। कितनी यूटिलिटी? इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ पे देखो, जब हमने 10 रुपये पे किया तो हमें सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 20 रुपये का, यानी 10 रुपये का हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला। जब हमने अगली इकाई का कंजम्पशन किया तो उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 16 रुपये का। अभी भी हम प्रॉफिट में है। इसके बाद अगली इकाई का हमने कंजम्पशन किया, कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिला? बराबर हो गया, डिफरेंस 0 हो गया। इसके बाद जैसे आपने कंजम्पशन कम किया, बढ़ाया, तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन क्या हुआ? अब जितना प्राइस पे किया यहाँ तक तो उतना आपको मिला। अब यहाँ पे 10 रुपये में कितना मिला?
4, यहाँ पे 10 में 0 हो गया, 10 में यहाँ पे, जैसे आप चाय पीने जा रहे हैं, तो चाय पीने जा रहे हैं, तो जब तक जितना पेमेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तब तो दूसरा भी ले आओ, तीसरा भी ले आओ, चौथा कप भी ले आओ, चलेगा। लेकिन जैसे ही जितना प्राइस आपने पे किया उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलने लगे, तो सीएसबी वाला तो इकोनॉमिक्स नहीं जानता है, तो अब क्या कहेंगे कि भैया हमने 10 रुपया दिया है, सेटिस्फेक्शन हमें 4 रुपया का मिला है, तो हम 4 रुपया देंगे। क्या कहेगा? चीनी लगा। अभी न चीनी का देगा, ठीक है, तो गेट से भगा देगा, ठीक है। उसको मार्जिनल यूटिलिटी नहीं आती है, उसको इंडिफरेंस या फिर उसको ये कैलकुलेशन नहीं पता है। तो सिंपली आप जितना पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ये कंज्यूमर से, यहाँ पे सेलर से इस तरह से बात नहीं करेंगे, वो उसकी बात को आपको नहीं समझेगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि हमने जितना पेमेंट किया, तो जनरली आप यही कंसिडर, आप एज ए, हम इकोनॉमिक्स की हम डेफिनेशन शुरू में ही डिस्कस किए कि कंज्यूमर क्या कहता है कि वो विज्ञान है जहाँ पे कंज्यूमर ये अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, संसाधनों का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, और हम संसाधनों का उपयोग अपने सेटिस्फेक्शन के स्तर को मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे असीमित इच्छाएं हैं और सीमित हमारे संसाधन है, तो उसी से हमें पूरा करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम कम से कम खर्च में मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि हमने जितना पे किया एटलीस्ट उतने के बराबर हमें यूटिलिटी मिले, और यही हमारा कंडीशन था कि उपभोक्ता इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में कब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। यहाँ पे यही चीज है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, इसके बाद ये निगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये एक्सेस सेटिस्फेक्शन वाला सिचुएशन है, ये वाला जो सिचुएशन है ये डेफिसिट सेटिस्फेक्शन का सिचुएशन है, और ये 0 हो गया, यही है इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। यहाँ पे आपका उपभोक्ता क्या है, इक्विलिब्रियम के लेवल पे है, उपभोक्ता संतुलन के केस में है। कब? जब वो वस्तु की कितनी इकाई का कंजम्पशन कर रहा है, 3 इकाई का कंजम्पशन कर रहा है। जब वो 3 इकाई का कंजम्पशन किया, वो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। चलो, तो ये तुम्हारा यूटिलिटी एनालिसिस में लॉट डिमिनिशिंग कंप्लीट कर लिया हमने, मार्जिनल हो गया, और सिंगल गुड्स के केस में हो गया। एक चीज अब रह गया, 2 डबल गुड्स के केस में, चलो ठीक है। 2 गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम सिचुएशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये बताओ कि समझ में आया या नहीं आया, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो 0 पे हो कि एक्सेस पे हो? इक्विलिब्रियम पे हो कि डिलाइटेड हो, एक्सेस वाले पे हो कि डेफिसिट में हो, मैक्सिमम हो? चलो अच्छी बात है। 10 मेरे के बाद